भाजपा जब सरकार में आई थी तो इधर से इनको एक बड़ा बहुमत मिला था। लेकिन इन्होंने जितने वादे किया उस पे वो खरे नहीं हम्म। उतरे। नमस्कार, भारत दुनिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं ज्योतिराय जी। ज्योतिराय जी लखनऊ की सियासत में जाना माना नाम है। युवा राजनीति में उनका बड़ा दखल रहा है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त भी ये भाजपा विरोध में एक आंदोलन चला रहे हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे पूरब में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में। ज्योतिराय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। तो मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि जो अब इस फेज में, छठे और सातवें फेज में चुनाव होगा, तो उसकी दिशा क्या रहेगी आपके हिसाब से? जी, ये पूरा है। छठे और सातवें फेज का चुनाव जो है ये बेसिकली जो है पूरा भाजपा को हराने के पक्ष में रहेगा। हम्म। और आप देख रहे होंगे क्योंकि जो भाजपा जब सरकार में आई थी तो इधर से इनको एक बड़ा बहुमत मिला था। लेकिन इन्होंने जितने वादे किया उस पे वो खरे नहीं हम्म। उतरे। और आप देखे होंगे कि जैसे खास करके अगर हम यूथ की बात करें तो उनके लिए बेरोजगारी एक बड़ा मसला रहा है। और चुनाव जब पूरब में आता है तो उसके साथ एक पलायन भी बड़ा मसला जुड़ता है। हम्म। पलायन यहाँ एक बड़ा मसला था। जब कोविड में आपने देखा होगा, जो नौजवान पैदल चल के आ रहे थे हम्म। वो इन्हीं जिलों से है, इधर से लेके बिहार तक के जिलों से, बिहार राज्य के जिलों से और पूरब उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों हम्म। से लोग आते हैं जो मजदूरी करने बड़ी संख्या में बाहर हम्म। जाते हैं। और आपने देखा होगा कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सरकार ने जिन जिन योजनाओं को नौकरी का वो दिया कि ये नौकरी है, नौकरी हम्म। की संज्ञा दी, वो असल में मजदूरी तो कर ही रहे हैं। और उसका हम्म। हश्र आपने देखा, सरकार जिस तरीके से लगातार प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर रही है, प्राइवेटाइजेशन को उसने खूब बढ़ावा दिया है। पूरे कोविड काल हम्म। में नौ कंपनियों ने लोगों को की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दिखाई देती। और उसका ये नतीजा है कि जब यह चुनाव आया है तो लोगों को ये याद है कि वो कोविड में कैसे पैदल चल के घरों को लौटे थे, कैसे बेरोजगारी के कारण उनको लौट दूर देशों में जाके काम करना पड़ता है, कैसे जो है लोग भूखमरी के शिकार हुए, कैसे सरकार ने अभी हाल ही में, चूंकि पूरब एक संभ्रांत इलाका रहा है, पूरब जो है गंगा का मैदानी भाग का हिस्सा है और वहां अनाज की एक भरपूर अनाज होता रहा है और अच्छी खेती रही है। उस समाज में मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने नमक का हवाला दिया। ये हम्म। पूरब के लिए एक शर्म का विषय है कि आप उसको 5 किलो राशन और 5 किलो राशन पे खरीद लेना चाहते हैं। तो पूरब की जनता ऐसी नहीं है। पूरब की जनता जनता जो है वो सम्मान के साथ जीना चाहती है, सम्मान से जीती है। और जो लोग ऐसी नीतियों को मानते हैं और जो लोग एक किस्म से कहा जाए कि ये राजनीति में कारोबारी हो चुके हैं, उन लोगों को पूरब की जनता सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। चरण में जो कल मतदान होगा, यानी कि आज ही मतदान होगा, हम लोग तो लेट नाइट बात कर रहे हैं। तो ये जो मतदान होगा, इस मतदान में एक जो जिला आता है वो देवरिया है। देवरिया आपका होम टाउन जी। भी है, आप वहाँ सियासत भी करते रहे हैं, आपके पिताजी भी वहाँ के बड़े नेता रहे हैं। तो वहां पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? जी, देवरिया की स्थिति तो यह है कि अभी तक मुझे ये नहीं दिखाई देता है कि देवरिया में कहीं भी हम्म। बीजेपी जीतती हुई दिखे। पूरे देवरिया, और देवरिया ही क्यों, साथ में कुशीनगर ले लीजिए, वहां भी बीजेपी कहीं जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हम्म। इसलिए इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि देवरिया जो शहर रहा है, देवरिया जो जिला रहा है, वो हम्म। क्या बोलते हैं, एक किस्म से विद्रोही जिला रहा है हमेशा से। अब हम्म। देखिए आप, देवरिया में कभी कोई पर्टिकुलर पार्टी ने लंबे अरसे तक न रूल किया है न कर पाएगी। और हम्म। आप देखिए, अब अगर मैं सीटवार बात करूं तो मैं एक एक सीट पे ये बता सकता हूं कि इस समय बीजेपी कहीं जीतने की स्थिति में नहीं है। जहां वो सबसे हम्म। ज्यादा दावेदारी कर रही है वहां भी वो फंस चुकी है। तो देवरिया हम्म। तो लगभग असंभव जैसा है उनके लिए। देवरिया के अलावा जो इलाके आते हैं उसमें एक आपके बगल का इलाका है बलिया। तो बलिया जी। के समीकरण देवरिया के समीकरण एक ही जैसे हैं या कुछ अलग हैं? और अगर भाजपा चुनाव में, जैसे आप बता रहे हैं कि भाजपा जीतने की स्थिति में नहीं है, तो कौन सी पार्टियां जीतने की स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही हैं?
देखिए, एक बात तो साफ है, बीजेपी जो है वो 2017 में जब सरकार में आई थी, तो हमें ये पहले ये समझना होगा कि वो सरकार में आई कैसे थी। बीजेपी ने अलायंस किया था, बीजेपी ने जो अपने छोटे-छोटे कुनबों को इकट्ठा किया था, छोटे-छोटे अलायंसेस किए थे, उस अलायंस के हुँ, तहत उन लोगों ने कोशिश की थी कि हुँ, जो भी राजनीति में छूटा हुआ तबका है, जिसके रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको उन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश की थी और कलेक्ट हुँ, करके खास करके ओबीसी जो एक जिसपे उनका मतलब वो मान रहे थे कि ओबीसी में पे उनका बड़ा स्टेक है, जिसको लेकर के हुँ, वो राजनीति में आपने देखा होगा कि 2017 में उन्होंने योगी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। हुँ, केशव मौर्य जी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, ताकि हुँ, पिछड़ा इकट्ठा हो सके और मोदी जी भी अपने भाषणों में ये संदेश दे चुके थे पहले ही कि 10 हुँ, साल दलितों और पिछड़ों का है। तो बीजे ये जो है इसको लेकर के वो लोग आए थे। लेकिन जब हुँ, जो 2017 का सबक है, वो हुँ, सारी जन ने सारे लोगों ने वो सब अपनी आँखों से देखा कि किस आर्बिट्री तरीके से मोदी जो है योगी जो है जाकर के मुख्यमंत्री बन गए और हुँ। पिछड़ा जो रिप्रेजेंटेशन हुआ था वो कहीं न कहीं सत्ता में तब्दील नहीं हो पाया। मतलब तो उनकी आपका कहना भागीदारी ये तो है मजबूत कि हुई, उनकी तो आपका कहना ये भागीदारी तो है कि मजबूत हुई। जी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप ये कहना चाहते हैं शायद जी। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूँकि मुख्यमंत्री बन गए, इस वजह से जो पिछड़ी जातियाँ जो लामबंद हुई थी भाजपा के पक्ष में, उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, ऐसा कुछ? नहीं, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। जब हुँ, एक बार ये हो चुका है, तो दूसरी बार योगी जी ने अपने हुँ, आप को खुद ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर करा लिया कि हम ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो इसको लेकर के भाई जब आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो वो लोग जो आपके पास उम्मीद से आए थे, वो क्यों टिकेंगे? आज हुँ, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो इसका हुँ, मतलब ये है कि आप जो है जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था उनको वहां मिला नहीं, तो हुँ, रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला है, उसका हुँ, नतीजा आप लगातार देख रहे हैं कि भाजपा में चुनाव से पहले किस तरीके से टूट हुई और वो हुँ, उसका जो खास करके नेतृत्व किया था वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे और वो हुँ, वहां फाजिलनगर से जाके चुनाव लड़ रहे हैं कुशीनगर में। ये हुँ, आपको पूरे पूरब में इसका असर दिखाई देगा, अब सिर्फ देवरिया बलिया की बात नहीं रह गई है। हुँ, हुँ, ये पूरा जो सामाजिक न्याय का जो सवाल था वो आपको क्या बोलते हैं वो आपको कहीं न कहीं सरकार में हुँ, दिखाई देगा और भाजपा इस एक इसमें एक ठोस कारण बनता है, बेरोज़गारी, महँगाई इन तमाम मुद्दों के साथ जो एक अंडर करंट है, उसमें ये भी कहीं न कहीं एक लोगों के सेंटिमेंट का सवाल है कि ये आपको चुनाव में के बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी चुनाव में, रिज़ल्ट के दौरान। देखिए, अभी तक जो 5 फेज़ हुए उसमें हमने ये देखा कि समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। जैसे जो भी बात करते हैं, जी, लोग कहते हैं वही विश्लेषक कहते हैं, समाजवादी पार्टी लीड कर रही है और शायद भाजपा मुकाबले में है। जी, और लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, ये कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो जी। जो छठा चरण है जिसमें देवरिया, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर ये सब जो ज़िले रहेंगे और तो इसमें क्या ये बसपा, कांग्रेस जैसे दल अपनी भूमिका को वापस हासिल कर पाए हैं या कमज़ोर ही हैं ये? देखिए, इस बारे में इतना मतलब इसको कहा जा सकता है कि कहीं न हुँ, कहीं बसपा जो है, उसकी अपनी हुँ, एक स्थिति यह है कि जिस तरीके से बयान आया कि बसपा जो है वो चुनाव के बाद मतलब एक जो मैसेज हुँ। पास हुआ है सोसाइटी में कि बसपा चुनाव के बाद अलायंस में जा सकती है। लेकिन पूरा जो भारतीय जनता आंदोलन पार्टी रहा के। जी, जी। पूरा आंदोलन जो रहा हुँ, है पिछले 5 सालों में बीजेपी के हुँ, खिलाफ, वो भाजपा हराव का रहा है। तो ये जनता जो है, जो पूरी जनता हुँ, आंदोलित है, आज पूरा समाज जो आंदोलित है, वो किसी भी सूरत में ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि आप पोस्टपोन्ड हुँ, अलायंस की भी स्थिति में रहें। तो मुझे नहीं लगता कि हुँ, हुँ, बसपा कोई गेन कर पाएगी इस पूरे चुनाव में। हुँ, और मैं ये नहीं कह रहा हुँ, हूँ कि वो अपना बेस वोट भी खो देगी, वो अपना बेस वोट कहीं न कहीं लेगी, लेकिन वो सीट में नहीं तब्दील होगा, हुँ, एक स्थिति ये साफ है, वो सीट में नहीं तब्दील होने जा रहा है। हुँ, कांग्रेस कुछ जगह लड़ेगी, हुँ, कांग्रेस चूँकि प्रियंका जी लगातार लड़ती हुँ, आई हैं, वो दिख रही हैं लड़ती हुई लोगों को, तो उनको उनको मैं ये नहीं हुँ, कहूँगा कि सीट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं उन्होंने अपना एक आधार तो बनाया ही है। आप इसको भी खारिज नहीं कर सकते।
तो वो अपना लड़ेंगी। कई जगह हो सकता है वो सेकंड पोजीशन में रहे, कई जगह अच्छी पोजीशन में रहे। कुछ दिग्गज नेता जो पूरब में मौजूद है कांग्रेस के, वो निश्चित तौर पे अपनी सीट पे जीत भी दर्ज कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोग अभी इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे किसी से, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट बड़ा गड़बड़ रहा है चुनावी रैलियों को लेकर के। जैसे उन्होंने बलरामपुर में रैली की, या मान लो गोरखपुर में भूपेश बघेल सभा करने के लिए गए, रोड शो करने के लिए गए, सभा करने नहीं, रोड शो करने के लिए गए, और उनको रोड शो में उस तरह का कोई कार्यकर्ताओं से सपोर्ट नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी की ओर से मैनेजमेंट वाली गलतियां हो रही हैं, कि जहां पर भाई भूपेश बघेल गोरखपुर में जा भी रहे तो वो क्या कर लेंगे, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी एक मजबूत कैंडिडेट भाजपा का है, और सपा और कांग्रेस का कैंडिडेट भी कमजोर है। अगर मान लिया आप जा भी रोड रोड शो कर रहे हैं, तो कम से कम कार्यकर्ता तो जुटाइए। तो आपको नहीं लगता कहीं कांग्रेस पार्टी ने हल्के अंदाज में चुनाव लड़ा है? नहीं, देखिए, ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपना सवाल है कि वो मैनेजमेंट उसका कह सकते हैं। इस बारे में तो हम लोग की कोई राय बनती नहीं है, क्योंकि कहीं हम्म। हम लोग पार्टी के किसी हिस्सा तो है नहीं। हम लोग वो विश्लेषण कर सकते हैं या वो बात कह सकते हैं जो चुनाव में देख रहे हैं। तो अगर हम्म। उनके यहाँ मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये उनका संगठनात्मक मामला है। लेकिन हम्म। हम जो ये एक चीज कह रहे हैं, मेरा जो प्राइम फोकस है वो ये है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी लगातार मैदान में दिख रही हैं, हम्म। उन्होंने जिस तरीके से उम्भा और हाथरस और तमाम सवालों पे एक बोल्ड स्टेप लिया और गई लखनऊ हम्म। की सड़कों पे, दारापुरी जी के यहाँ जिस तरीके से वो स्कूटी पे जा करके पहुंची, तो प्रियंका जी हम्म। जिस तरीके से लड़ती दिख रही है, कहीं ना कहीं ये एक हम्म। बड़ा मैसेज है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इससे एक ताकत मिलेगी। बाकी अगर मैनेजमेंट का सवाल है, वो सब वो उनका इंटरनल मामला है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। इलेक्शन में देखिए, हम लोग का जो बेसिक मामला है, हम हाँ, लोग हाँ। का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ की जो पूरे देश में मुहिम चली है, हम लोग उसके हम्म। हिस्सा रहे हैं। तो हम हम्म। और किसान आंदोलन के हिस्सा रहे हैं, छात्र नौजवान अधिकार अभियान मैं चलाता हूँ, तो उसके हम लोग छात्रों और नहीं नहीं, मैं नौजवानों के मैं सवाल में हम लोग लगातार लड़ते रहे। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, आप चूंकि खुद भी पॉलिटिक्स में हैं, तो आप उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैं इस बात को ये कह रहा हूँ कि चूंकि हम लोग देख रहे हैं, चुनाव चल रहा है, चुनावी विश्लेषण हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो उस लिहाज से मैंने ये सवाल किया। तो अच्छा, खैर, अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए और भी जिले हैं, जैसे अंबेडकर नगर है, बलरामपुर है, सिद्धार्थ नगर है, बस्ती है। जैसे बस्ती तक तो एक तरह की जो बात है वो वैसी चलती है, लेकिन जब मामला आता है सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां पर लोकल हो जाता है। क्या ऐसा जी। है, या फिर वहां पर भी जो आपने जो मुद्दे बताए हैं नहीं, वही हावी हैं? नहीं, नहीं, देखिए, ये पूरा चुनाव लोकल, इस पूरे चुनाव में लोकल कुछ नहीं होने जा रहा है। ये हम्म। चूंकि ये पूरा चुनाव जो है ये पहले ही सेंट्रलाइज हो चुका है, हम्म। और लोकल फैक्टर इसमें बहुत काम नहीं करेंगे। हम्म। इसमें आप ये अच्छा। नहीं सोच सकते कि हाँ, ये जो थोड़ी बहुत चीजें, चूंकि देखिए एक बात साफ है, हमने लखनऊ के चुनाव में भी अनुभव किया, पश्चिम का चुनाव जब आया तो उसमें भी अनुभव किया। लोगों ने एक हम्म। बात की, या तो बीजेपी है या तो बीजेपी या उसके खिलाफ। तो इसमें हम्म। बहुत साफ स्थिति है कि जो हरा सकता है हम्म। वही वोट पाएगा। तो इसमें कहीं भी हम्म। ये नहीं कहा जा सकता है कि लोकल फैक्टर्स काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी बलरामपुर गैसड़ी हो या तुलसीपुर हो या क्या बोलते हैं, और जो सिद्धार्थनगर और जो डिस्ट्रिक्ट है, उस तरीके हम्म। के लोकल फैक्टर तो देवरिया में भी होते हैं, कुशीनगर में हम्म। भी है, लेकिन हम्म। वो इस बार नहीं उभरेंगे, ये स्थिति साफ है। अच्छा, यानी कि जो लोकल फैक्टर्स हैं उनका इस बार बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा, मेन नहीं। सेंट्रलाइज पोजीशन पोजीशन नहीं रहेगी। अब जैसे चुनाव जी। जो है, मान लो छठे से सातवें चरण में जाता है। अब चल चुनाव सातवें चरण में ही है, क्योंकि वोटिंग तो छठे चरण की हो ही रही है, प्रचार तो बंद ही हो गया है। तो जो सातवें चरण का जो चुनाव है, उसमें आपका आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, ये इस तरह के इलाके हैं जो बेसिकली किसी न किसी पर्टिकुलर नेता का गढ़ माना जाता रहा है। जी। तो इन पर वो लोकल फैक्टर्स जो आपने गिनाए हैं वो ही हावी रहेंगे, या कुछ और फैक्टर्स भी वहां के लोकल भी हैं? जैसे अब्बास अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं सुभाषपा से, तो जी। भाजपा वहां एक सातवें चरण में एक बड़ा चंक बन के उभरा उभरा है, और समाजवादी पार्टी से गठबंधन, उसको उसको उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पे थोड़ा असमंजस बना हुआ है। आपने भी इस पे भी ज्यादा वो नहीं किया।
तो मैं ये जानना चाहूँ 7वें चरण में स्थिति क्या रहेगी पार्टियों की देखिए और मुद्दे 7वें क्या चरण रहेंगे? में, देखिए पहली बात की, ये जब चुनाव पूरब में आया है तो मैंने आपको अपने, हम्म जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे बात की, तो हमने बता दिया था कि बेरोजगारी, पलायन, वहाँ मेजर मुद्दे हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जो खेती से जुड़े हुए सवाल है, उद्योग से जुड़े जो सवाल है, वहां पे तमाम उद्योग जो पूर्वांचल के थे वो खत्म हो चुके हैं, उनको खत्म किया जा चुका है। हम लोग को याद है 2019 का चुनाव, जब मोदी जी लड़ रहे थे, 2014 का चुनाव सॉरी, तो हम्म कुशीनगर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आज हम चुनाव जीतेंगे और कल चीनी की मिल चालू हो जाएगी। वो आज भी हम्म खंडहर बनी हुई है। तो ऐसे ऐसे तमाम जो सवाल वहां मौजूद है, चाहे बनारस में जो मोदी जी की कंस्टिट्युएंसी है, वहां पे जो है क्या बोलते हैं, साड़ी उद्योग रहा है और तमाम उद्योग रहे हैं, वो जो है पूरी तरीके से खत्म हो गए और उन पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद जो हम्म है एक फोकस कोविड के बाद जो एक बड़ा सवाल बना है, वो सबके सामने दिखा है कि हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के आए हैं। ये मामूली सवाल नहीं था। हम्म ये वही आबादी है जो बेरोजगार भी है, और सबसे ज्यादा डेंस जो इलाका है पूर्वांचल, जो जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो इलाका पूर्वांचल है, जहां अभी चुनाव आया है। तो आप इन सारे मुद्दों को अंडर एस्टिमेट करके इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और चूंकि आपने इस पे कोई काम नहीं किया है, जैसे अब मान लीजिए अगर छात्रों ने रोजगार की बात की, नौजवानों ने रोजगार की बात की, तो आप उनको उसके बदले क्या मिला है? उसके बदले उनको लाठियां मिली हैं, मुकदमे मिले हैं, जेल मिली है, और उसके बाद जो है उनको ये, हाँ, यहां तक कह दिया मुख्यमंत्री ने कि ये लोग अयोग्य लोग हैं, ये हम्म अपने इस लायक नहीं है कि इनको नौकरियां मिल सके। आप देखिए हम्म आत्महत्याएं बढ़ी हैं। और कोविड के दौरान प्रधानमंत्री की अपनी कंस्टिट्युएंसी में गंगा में लाशें बह रही थी, और उनकी कंस्टिट्युएंसी के बगल में गाजीपुर से और क्या बोलते हैं, बिहार तक लाशें बह रही थी। कोविड मेडिकल कॉलेजेस जो है वो बूचड़ खाने बने हुए थे इंसेफ्लाइटिस में, गोरखपुर में योगी जी की कंस्टिट्युएंसी में चुनाव होना है। तो लोग भूल थोड़े जाएंगे, लोगों को याद है। और हम्म ये चुनाव में ये सारी चीजें असर करती हैं, ये असर करेंगी। इसी सारी चीजों की जो एक कंप्लीट एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई है, उसी में ये बात हो रही है कि बीजेपी को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इनको हटाया जाना चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा जो हम बहुत हमने चर्चा कर ली लेकिन हम इस बात पे नहीं आ पाए, वो है छुट्टा सांड का मुद्दा। छुट्टा सांड एक बड़ा जी। मुद्दा, जिसे मैं भी गया हूँ और लोकल स्तर पे मैंने रिपोर्टिंग की, तो वहां पर मैंने देखा ग्रामीण समाज को ये मुद्दा बहुत टच करता है। वहीं दूसरी वो जो एक शहरी जी। समाज है जिसको इसको खास मतलब नहीं है, उसको तो मालूम ही नहीं है क्या मुद्दा है क्या नहीं है, तो इसका प्रभाव इन क्षेत्रों में बढ़ेगा या उतना ही रहेगा जितना है? है। हम्म ये जो छुट्टा सांड का, ये छुट्टे जानवरों का मामला पूरा है, वो ये है हम्म कि आप देखिए वो जो खेती करने वाले किसान हैं, उनकी पूरी खेती और फसलें नष्ट हो जा रही हैं। शहरी आबादी का जो हम्म सवाल आपने कहा है, अब जो चुनाव में जो है, वो जहां चुनाव जा रहा है, वहां कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है, बनारस को अगर छोड़ दे, फिर भी बनारस कमोबेश उस मुद्दे को एड्रेस करता है। गोरखपुर उस ग्रामीण मुद्दे को समुदाय एड्रेस भी वहां पर करता है। है। हाँ, हम्म वहां मौजूद है। जैसे लखनऊ बड़ा शहर है, उसके बाद इधर कोई ऐसा शहर नहीं है जो ऐसे मामलों को एड्रेस ना करता। तो ये हम्म कहीं ना कहीं, अभी जैसे देखिए प्रधानमंत्री खुद पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये 5 साल मुझे किसी ने बताया ही नहीं। आपको यही नहीं हम्म पता है कि आपके देश प्रदेश में क्या हो रहा है, आपके यहाँ हम्म मुद्दे क्या है। आप लगातार जो है हवाई बातें कर रहे थे, और आप जो है किसानों की आय दोगुनी करने की बातें कर रहे थे, लेकिन किसानों की आय जो मिनिमम होनी चाहिए थी उसको भी सांड चढ़ जा रहे हैं। और योगी जी जो हम्म है वो जानवर बचाने की बातें, वो क्या बोलते हैं, वो बूचड़ खाने बंद कराने में व्यस्त थे। एक बार भी हम्म उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो सांड और ये जानवर छूट रहे हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे होगा। क्योंकि उनको हम्म जो है मैनेजमेंट की चिंता नहीं है, उनको किसानों की चिंता नहीं थी। उनको सिर्फ कम्युनल उन्माद पैदा करना था समाज में। अगर उनको जरा से भी हम्म किसानों की चिंता होती, तो किसानों की, आप देखिए लगातार जो किसान आंदोलन चला, एमएसपी का सवाल बहुत पुराना सवाल है, आज तक सरकार ने उस पर कुछ नहीं बोला। उसके बाद ये जानवरों का मामला जो है एक महत्वपूर्ण सवाल रहा, इस पे सरकार ने कुछ नहीं बोला। ऊपर से इनकी नीतियों ने जो है वो जानवरों को जो है खेत चरने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आज आप कोई सांड या कोई जानवर पकड़ ले जाए, तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा कि आप गो तस्करी कर रहे हैं। तो अगर हम्म ये स्थिति पैदा हो जाएगी, तो किसान आत्महत्या करने के सिवा उसके पास विकल्प क्या है?
वो करेगा क्या? तो ये एक मेजर मामला है और ये तो मतलब मुद्दा असर करेगा, क्योंकि हम लोग चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाते रहते हैं, किसान अपनी तकलीफ हमसे साझा करता है। वो कहता है भाई हम 6 महीना मेहनत किए, 6 महीना खड़ी फसल रही, एक ही रात में आके जानवर चर गए, तो वो तो क्या बोलते हैं, भुखमरी के कगार पे आ गया ना। देखिए एक ये सब सारा हमने डिस्कशन जो किया, हमने चुनावी एक विश्लेषण किया, सारी बातें हमने की। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपके पिताजी शिवाजी राय जी जो है बड़े किसान नेता हैं और लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भी वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। ठीक है, तो इस बार चुनाव में वो नहीं आए, तो इसका क्या कारण है, आप अगर आप बताना चाहें जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। असल में इस बार कारण यह है कि किसान आंदोलन के तमाम लोगों ने ये तय किया कि चुनाव जो है, क्या बोलते हैं, किसान आंदोलन जो है वो भाजपा हराव में जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि प्रोटेस्ट के दौरान 700 से ज्यादा किसान मारे गए, मतलब उनको शहीद हुए। और एक किस्म से कहा जाए तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने सुना नहीं, 1 साल वो लगातार बैठे रहे अपनी बात कहने के लिए, एक लोकतांत्रिक देश में उनकी बात सुनी नहीं गई और 700 से ज्यादा लोग मरे। उसके बाद क्या बोलते हैं, सरकार ने जो है आनन फानन में कहा कि नहीं भाई हम कानून वापस लेते हैं। तो जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत की है इस सरकार ने, वो कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ रहा है। और आज जब पूरा किसान और किसान आंदोलन जब लगातार भाजपा हराओ की मुहिम में गया, तो हमने भी ये सामूहिक रूप से तय किया कि इस बार चुनाव में न जाकर के, क्योंकि इससे पहले 4 चुनाव कंटेस्ट कर चुके थे, तो इस चुनाव में न जाकर के हम जो है उस मुहिम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि हम उस मुहिम में शुरुआत से हैं। जब AIKSCC जब बनी थी, तब जो है, तब से हाँ। वो फिर SKM के बनने तक, और उस मुहिम का हिस्सा रहे, उस आंदोलन का हिस्सा रहे थे। तो ये हमने तय किया कि जो है हम चुनाव में ना जा करके इस मुहिम में रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ये कहते हैं जी, अगर हम जी ये आप बोलिए। कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, भाजपा को हराना है, तो एक स्थिति ये साफ दिखती है कि जो हरा सकता है वो हराएगा। तो हम जो है, हम लोग उस आंदोलन में रहेंगे और हम लोग उस आंदोलन को ही मजबूत करने का काम करेंगे। जी। रामपुर कारखाना सीट से जो है आपके पिताजी शिवाजी राय जी चुनाव लड़ा लड़ा करते थे और अभी भी वहां पर प्रभारी हैं। तो अब वहां पर अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर आपका पूरा परिवार, आपका समाज किसको समर्थन दे रहा है? नहीं देखिए, आप किसी को हमने आपको साफ बताया कि हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम्म हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा जनता का, लोकतंत्र में सारे फैसले जनता के हैं नहीं और नहीं, जनता देखिए के आप विवेकाधिकार पे सामूहिक, देखिए ज्योति जी, अगर आप सुनिए, ये कह रहे सामूहिक, हैं, मतलब अपने मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा आप भाजपा के विरोध में आंदोलन चला रहे हैं, मान लीजिए, तो अगर आपका वोटर भाजपा के विरोध में है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत सारी पार्टियों में कि कांग्रेस को दें, सपा को दें, बसपा को दें, किसको दें। नहीं नहीं, अगर वो आप उसको एक क्लियर बिल्कुल, कट बताएंगे नहीं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, उसको पता है कि उसको वोट कहाँ देना है। उसको पता है तो कि आपने उसको भाजपा, बताया होगा। हाँ, नहीं हम क्यों बताएंगे भाई, उसको पता है कि नहीं, उसको इशारा वोट तो कहाँ किया देना होगा। है। हाँ, अच्छा, नहीं, हमारा वोटर बहुत इशारा तो समझदार है भाई, वोटर लोकतंत्र को आपने में इशारा कर दिया, समझ गया है वो। हमारा वोटर समझदार है, लोकतंत्र है, और वो समझ रहा है कि उसको वोट कैसे करना अच्छा ठीक है। ज्योतिराज है। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करेंगे हम दोबारा फिर यहाँ पर साथ में हों। धन्यवाद। जरूर, शुक्रिया, नमस्कार।